नमस्कार। यह सिर्फ एक समाचार बुलेटिन नहीं है। यह भारत के उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की सामूहिक अंतरात्मा की आवाज है। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के निर्माण में लगा दिया और आज अपने जीवन की सांझ में वे अपने ही हक और अपने आत्मसम्मान के लिए एक अंतहीन लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। आज हम सिर्फ खबर नहीं, बल्कि खबर के भीतर छिपे उस पूरे तंत्र, उस संघर्ष और उन बदलावों की एक ऐसी बेबाक और विस्तृत पड़ताल करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपकी जिंदगी, आपके सम्मान और आपके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी है। आज की यह विशेष रिपोर्ट, जो लगभग 3000 शब्दों में आपके सामने रखी जाएगी, यह सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह भारत के करोड़ों EPS 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगियों के दशकों के संघर्ष, उनकी उम्मीदों और उनके अधिकारों की महागाथा है। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य इस पेंशन योजना का हिस्सा है, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगले कुछ पल सिर्फ हमारे साथ नहीं, बल्कि अपने खुद के भविष्य के साथ बिताइए, क्योंकि आज हम दो ऐसे धधकते मुद्दों पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिनका असर आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर पड़ना तय है। पहला और सबसे बड़ा सवाल, आपकी सम्मानजनक पेंशन का भविष्य क्या है? क्या वह 1000 रुपये की बेबसी 7500 रुपये के सम्मान में बदलेगी? और दूसरा, उतना ही महत्वपूर्ण, जब आप उस बड़े फैसले का इंतजार कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त आपके पेंशन सिस्टम में पर्दे के पीछे चुपचाप ऐसे कौन से 5 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं जिन्हें जानना आपके लिए जीवन मरण का प्रश्न बन सकता है। आइए शुरू करते हैं इस पड़ताल का पहला और सबसे ज्वलंत अध्याय, महासंघर्ष। 800 महंगाई भत्ता और मेडिकल का सच। आज का सबसे बड़ा सवाल, वह सवाल जो करोड़ों धड़कनों में एक उम्मीद बनकर जिंदा है। क्या आपकी न्यूनतम पेंशन, जो आज 1000 रुपये के बेहद अपमानजनक स्तर पर अटकी हुई है, वह वाकई 7500 रुपये होने जा रही है? जी हां, हम उसी मांग की बात कर रहे हैं जिसके लिए जंतर मंतर की सड़कों से लेकर संसद के गलियारों तक और झापन की अर्जियों से लेकर अनशन के संकल्पों तक एक अंतहीन संघर्ष की कहानी लिखी गई है। करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की मांगें बिल्कुल स्पष्ट और तर्कसंगत रही हैं। यह एक त्रिसूत्रीय मांग है। पहली, न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 7500 रुपये मासिक किया जाए। दूसरी, इस पेंशन को सिर्फ बढ़ाया न जाए, बल्कि इसे महंगाई की आग से बचाने के लिए इस पर महंगाई भत्ता, डियरनेस अलावेंस का सुरक्षा कवच भी दिया जाए। तीसरी, बुढ़ापे की सबसे बड़ी जरूरत यानी पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी को कैशलेस और मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, इन मांगों का हुआ क्या? क्या ये मांगें सिर्फ नारों में जिंदा हैं या यह हकीकत की जमीन पर कोई शक्ल भी ले रही है? तो सुनिए, इस पल की सबसे बड़ी और पुख्ता खबर यह है कि आपकी इन मांगों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपनी सिफारिशों के साथ एक विस्तृत प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। यह प्रस्ताव अब महज एक मांग पत्र नहीं है, यह एक आधिकारिक फाइल बन चुका है। और यह फाइल अब EPFO की अलमारियों से निकलकर सत्ता के उन शीर्ष गलियारों में पहुंच चुकी है जहां से नीतियां बनती और बिगड़ती हैं। हमारे विश्वस्त सूत्रों ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक यह ऐतिहासिक प्रस्ताव इस समय 2 सबसे शक्तिशाली मंत्रालयों के बीच अपनी अंतिम नियति की प्रतीक्षा कर रहा है। पहला है श्रम मंत्रालय। अच्छी खबर यह है कि श्रम मंत्रालय ने सैद्धांतिक तौर पर पेंशनरों की इस पीड़ा को समझा है और अपनी सहमति की मुहर भी लगा दी है। लेकिन, और यह लेकिन बहुत बड़ा है, असली फैसला और असली पेंच वित्त मंत्रालय की दहलीज पर फंसा हुआ है। वित्त मंत्रालय यानी देश की तिजोरी का रखवाला इस वक्त इस प्रस्ताव का राजकोषीय आकलन, फिस्कल असेसमेंट कर रहा है। सरल भाषा में कहें तो वित्त मंत्रालय का हर अधिकारी इस वक्त सिर्फ एक हिसाब लगा रहा है। अगर करोड़ों पेंशनरों की पेंशन बढ़ाई गई तो सरकारी खजाने पर हर साल, हर महीने कितने हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा? क्या यह बोझ उठाने की हमारी क्षमता है? और क्या यह व्यवस्था अगले कई दशकों तक बिना किसी रुकावट के चलाई जा सकती है? लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। वित्त मंत्रालय की यही गहन वित्तीय जांच, यही बाल की खाल निकालने वाली प्रक्रिया
वह इकलौती वजह है जिसके कारण आपकी बढ़ी हुई पेंशन की घोषणा अभी तक रुकी हुई है। सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिसका जश्न आज हो और जो कल जाकर पूरी व्यवस्था को ही ढहा दे। लेकिन इस गहन मंथन के बीच से जो एक और चौंकाने वाली खबर छनकर बाहर आ रही है, वह इस बढ़ोतरी को लागू करने के तरीके से जुड़ी है। चर्चाओं का बाजार इस बात से गर्म है और अंदरूनी संकेत यह मिल रहे हैं कि सरकार शायद इस भारी भरकम वृद्धि का बोझ एक साथ उठाने के बजाय इसे 3 अलग अलग चरणों में एक 3 फेज रोड मैप के जरिए लागू करने के एक जटिल विकल्प पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। यह 3 चरणीय योजना क्या हो सकती है? आइए इसकी परतों को खोलते हैं। पहला चरण, फेज 1, तत्काल मरहम। इसका मकसद होगा तत्काल राहत। उन करोड़ों पेंशनरों को फौरी मदद देना जो आज 1000 रुपये में जीने को मजबूर हैं। इस चरण में न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 रुपये के स्तर से उठाकर 3000 या संभवतः 5000 रुपये के दायरे तक लाया जा सकता है। यह एक तरह का फर्स्ट एड होगा ताकि जख्मों पर फौरन मरहम लग सके। दूसरा चरण, फेज 2, लक्ष्य की प्राप्ति। यह चरण उस मुख्य मांग को समर्पित होगा जिसके लिए असल संघर्ष हुआ है। इस चरण में पेंशन को बढ़ाकर उस सम्मानजनक स्तर यानी 7500 रुपये तक पहुंचाया जाएगा। यह वह मुकाम होगा जिसे पाना इस पूरे आंदोलन का मुख्य लक्ष्य रहा है। तीसरा चरण, फेज 3, भविष्य की सुरक्षा। और इसके बाद एक तीसरे चरण का भी खाका विचाराधीन है। यह एक दीर्घकालिक योजना है। इसमें पेंशन को 7500 पर स्थिर न रखकर उसे भविष्य की महंगाई दर या अन्य सूचकांकों से जोड़ते हुए धीरे धीरे 9000 रुपये के स्तर तक ले जाने के विकल्पों पर भी गहरा विमर्श चल रहा है। यहां हम एक बात पूरी जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ दोहराना चाहते हैं। यह जो 3 चरणों वाली रूपरेखा की बात हमने की है, यह अभी केवल एक मशवरा है, एक विचार है, एक संभावना है। यह कोई अंतिम आधिकारिक या पत्थर की लकीर नहीं है। इस पर अभी तक सरकार की अंतिम मुहर नहीं लगी है। असली तस्वीर, असली आंकड़ा और असली तारीख, यह सब तभी सामने आएगा जब वित्त मंत्रालय इस पूरे वित्तीय बोझ के हिसाब किताब को अपनी औपचारिक हरी झंडी दिखा देगा। उस हरी झंडी के बाद ही श्रम मंत्रालय एक अधिसूचना, नोटिफिकेशन जारी करेगा जिसमें यह साफ साफ लिखा होगा कि आपको भारत के EPS 95 पेंशन भोगी को कितनी बढ़ी हुई पेंशन किस तारीख से और किन शर्तों के साथ मिलने जा रही है। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या है? सार यह है कि आपकी दशकों की तपस्या और आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। आपकी फाइल आज नीति निर्धारण के सर्वोच्च स्तर पर है। उस पर गंभीर मंथन जारी है। प्रगति निश्चित रूप से हुई है और उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा ठोस, कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन यह कब होगा? एक मुश्त होगा या किश्तों में होगा? इस पर कोई भी अंतिम समय सीमा देना अभी जल्दबाजी होगी। हमारी नजरें वित्त मंत्रालय के हर कदम पर टिकी हैं। जैसे ही वहां से कोई भी पुख्ता संकेत मिलता है, वह खबर सबसे पहले सबसे प्रामाणिक तौर पर आप तक पहुंचाने का हमारा वादा है। पर्दे के पीछे 5 क्रांतिकारी बदलाव जो लागू हो चुके हैं। यह तो हुई पेंशन बढ़ोतरी की उस मांग की बात जो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज की खबर का दूसरा पहलू भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भविष्य की नहीं, वर्तमान की बात करता है। भले ही आपकी 7500 रुपये की मांग अभी लंबित हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पेंशन फंड को चलाने वाली संस्था EPFO ने पर्दे के पीछे चुपचाप आपकी पूरी पेंशन व्यवस्था में 5 ऐसे बड़े, बुनियादी और संरचनात्मक परिवर्तन कर दिए हैं जिनका सीधा और गहरा असर आपके रिटायरमेंट की पूरी योजना पर पड़ने वाला है। ये वह 5 नए नियम हैं जिन्हें जाने बिना, जिन्हें समझे बिना अब आपका गुजारा नहीं हो सकता। ये बदलाव आपकी पेंशन की गणना से लेकर उसे पाने की उम्र तक और दावा करने के तरीके से लेकर आपकी वेतन सीमा तक सब कुछ नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। कई पेंशनरों के लिए यह बदलाव दोहरे लाभ का सौदा हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब आप इन्हें ठीक से समझते हों। आइए एक एक करके इन 5 बड़े बदलावों का पोस्टमार्टम करते हैं। पहला बड़ा बदलाव, पेंशन की नींव बदली। 60 महीनों का औसत। पहला और सबसे बड़ा बदलाव जिसने पेंशन की पूरी गणित को ही बदल दिया है, वह है आपकी पेंशन की गणना का फॉर्मूला। पहले क्या होता था?
पुरानी व्यवस्था में अक्सर आपकी पेंशन का हिसाब किताब आपके रिटायरमेंट से ठीक पहले के वेतन या अंतिम कुछ महीनों के वेतन पर बहुत ज्यादा निर्भर करता था। इस व्यवस्था में एक बहुत बड़ी खामी थी, एक विसंगति थी। मान लीजिए कोई कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से ठीक 1 साल पहले दुर्भाग्यवश किसी ऐसी जगह काम करने को मजबूर हो जाए जहां उसका वेतन कम हो या उसकी कंपनी ही घाटे में चली जाए, तो इसका नतीजा उसकी जिंदगी भर की पेंशन पर एक बहुत बुरा और अनुचित असर पड़ता था। कुछ महीनों की कम सैलरी उसकी पूरी जिंदगी की कमाई पर भारी पड़ जाती थी। अब क्या बदला है? ईपीएफओ ने इस अन्यायपूर्ण विसंगति को जड़ से खत्म कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब आपकी पेंशन की गणना का आधार आपके रिटायरमेंट से ठीक पहले के 60 महीनों 60 मंथ्स यानी आपके अंतिम 5 साल के औसत वेतन एवरेज सैलरी को बनाया गया है। इसका आप पर क्या असर होगा? इसका सीधा फायदा है स्थिरता, न्याय और भरोसा। यह आपकी पेंशन की गणना को बहुत ज्यादा स्थिर और निष्पक्ष बनाता है। अब अगर किसी एक आध महीने या साल में आपका वेतन ऊपर नीचे हुआ भी, तो 5 साल के लंबे औसत में वह पूरी तरह से संतुलित हो जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी पेंशन आपके पूरे करियर के योगदान को दर्शाए, न कि सिर्फ अंतिम कुछ महीनों के उतार चढ़ाव को। ज्यादातर मामलों में यह पेंशनरों के लिए पहले से बेहतर और अधिक लाभकारी परिणाम लेकर आएगा। दूसरा बड़ा बदलाव, आजादी की कीमत, अर्ली पेंशन का विकल्प। दूसरा बड़ा बदलाव आपको अपनी पेंशन जल्दी शुरू करवाने का एक विकल्प देता है, लेकिन एक बड़ी कीमत पर। पहले क्या होता था? ईपीएस 95 योजना के तहत आपको अपनी नियमित मासिक पेंशन पाने के लिए 58 और 68 वर्ष की आयु तक इंतजार करना ही पड़ता था। इससे पहले कोई विकल्प नहीं था। अब क्या बदला है? नई प्रणाली आपको एक लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। यदि किसी सदस्य को पैसे की सख्त जरूरत है या वह जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो वह 58 वर्ष की आयु से पहले भी अपनी पेंशन शुरू करवा सकता है। आमतौर पर यह सुविधा 50 वर्ष की आयु के बाद उपलब्ध हो जाती है। आप चाहें तो 50, 52 या 55 की उम्र में भी अपनी मासिक पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं। लेकिन पेंच कहाँ है? इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। इसे तकनीकी भाषा में एक्चुरियल डिडक्शन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, आप जितने साल पहले पेंशन लेना शुरू करेंगे, आपकी मासिक पेंशन की रकम में उतनी ही स्थायी कटौती कर दी जाएगी। ये कटौती सिर्फ कुछ सालों के लिए नहीं, बल्कि आपकी बाकी पूरी जिंदगी के लिए होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप 58 की बजाय 55 साल में पेंशन लेते हैं, तो आपकी पेंशन में एक निश्चित प्रतिशत की कटौती हमेशा के लिए लागू हो जाएगी। हमारी सलाह: यदि आपको नकदी की कोई बहुत बड़ी और तात्कालिक आपदा जैसी आवश्यकता नहीं है, तो वित्तीय रूप से 58 वर्ष की आयु तक इंतजार करना ही आपके लिए ज्यादा लाभकारी और समझदारी भरा सौदा होता है। लेकिन यह नया नियम आपको अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला लेने की आजादी देता है। तीसरा बड़ा बदलाव, बाबुओं से मुक्ति, 100% डिजिटल क्लेम। तीसरा बदलाव किसी वरदान से कम नहीं है, खासकर हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए। यह है पूरी क्लेम दावे की प्रक्रिया का 100% डिजिटल हो जाना। पहले क्या होता था, वह जमाना याद कीजिए। अपनी ही पेंशन शुरू करवाने के लिए या अपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको दफ्तरों के अनगिनत चक्कर काटने पड़ते थे। बाबुओं के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था। मोटे मोटे फॉर्म भरने पड़ते थे, जिन पर कभी यहां हस्ताक्षर कम होते थे तो कभी वहां मुहर गलत होती थी। और फिर अपनी ही फाइल की स्थिति जानने के लिए आपको घंटों लाइनों में लगना पड़ता था। यह एक भूल भुलैया थी, एक सिरदर्द था। अब क्या बदला है? वह जमाना लद गया। ईपीएफओ ने पूरी क्लेम प्रक्रिया को अब 100% ऑनलाइन, पेपरलेस, कागज मुक्त और ट्रेसेबल, ट्रैक करने योग्य बना दिया है। इसका आप पर क्या असर होगा? अब आप अपने घर के आराम से अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, अपने जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। ई-केवाईसी के जरिए पलक झपकते ही अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी अर्जी को हर कदम पर, हर मेज पर ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं कि वह किस अधिकारी के पास है और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है। यह है पारदर्शिता। यह आपके बेशकीमती समय, आपकी ऊर्जा और आपके आत्मसम्मान की बचत है। चौथा बड़ा बदलाव,
नौकरी बदली, टेंशन नहीं, यूएएन से ऑटो पोर्टेबिलिटी। चौथा, बड़ा बदलाव आज की उस गिग इकोनॉमी को समर्पित है जहां लोग अपने करियर में एक नहीं बल्कि कई कई बार नौकरियां बदलते हैं। यह है सर्विस की निरंतरता। पहले क्या होता था? पहले सबसे बड़ी मुसीबत यह आती थी कि जब आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते थे तो अपने पुराने पीएफ और पेंशन के रिकॉर्ड को नई कंपनी में ट्रांसफर करवाना एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता था। कई बार इसमें महीनों की देरी होती थी, गलतियां होती थीं और कई बार तो लोगों के पुराने खाते खो ही जाते थे। इसका नतीजा, आपकी पेंशन की निरंतरता यानी टोटल एलिजिबल सर्विस टूट जाती थी और आपकी कुल सेवा अवधि कम हो जाती थी। अब क्या बदला है? यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के आगमन ने इस पूरी प्रक्रिया को किसी जादू की तरह ऑटोमेटिक बना दिया है। आपका यूएएन आपकी वित्तीय कुंडली है जो आपके साथ जीवन भर चलता है। इसका आप पर क्या असर होगा? अब जैसे ही आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं और अपना यूएएन नंबर देते हैं, आपका पूरा पीएफ और पेंशन का पुराना रिकॉर्ड अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से आपकी नई कंपनी के खाते से लिंक हो जाता है। इसका फायदा यह है कि आपकी कुल सेवा अवधि, चाहे आपने अपने जीवन में 10 अलग अलग कंपनियों में ही क्यों न काम किया हो, वह पूरी तरह सुरक्षित और एक साथ जुड़ी रहती है। और आपकी अंतिम पेंशन की गणना आपकी उस कुल सेवा के आधार पर होती है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपको आपकी मेहनत के हर एक दिन का पूरा हक मिले। पांचवां और अंतिम बड़ा बदलाव, पेंशन का आधार बढ़ा, RS 15,000 वेज सीलिंग। और अब पांचवां बड़ा बदलाव जो आपकी पेंशन की रकम की ऊपरी सीमा को प्रभावित करता है, यह है पेंशन योग्य वेतन की ऊपरी सीमा यानी वेज सीलिंग का बढ़ाया जाना। पहले क्या होता था? पुरानी व्यवस्था में आपकी पेंशन की गणना के लिए आपके वेतन की एक ऊपरी सीमा तय थी जो काफी कम हुआ करती थी। परंपरागत रूप से यह 6,500 रुपये और 500 रही। इसका मतलब था कि अगर आप 50,000 रुपये भी कमाते थे तो भी पेंशन की गणना 6,500 के आधार पर ही होती थी, जो पेंशन की रकम को बहुत सीमित कर देता था। अब क्या बदला है? सरकार ने और ईपीएफओ ने इस वेतन सीलिंग को समय के साथ बढ़ाकर अब 15,000 रुपये 15,000 कर दिया है। इसका आप पर क्या असर होगा? इसका सीधा सा असर यह है कि जिन कर्मचारियों का वेतन इस नए बढ़े हुए दायरे में आता है, उनकी पेंशन की गणना अब एक उच्च औसत वेतन हायर एवरेज सैलरी पर आधारित होगी। जब आपका आधार बढ़ेगा तो उस पर बनने वाली इमारत भी ऊंची होगी। इसका अंतिम परिणाम यह होगा कि रिटायरमेंट के बाद आपको पहले की व्यवस्था की तुलना में अधिक पेंशन मिलने की संभावना कई गुना बढ़ गई है। एक जरूरी नोट, यहां यह ध्यान देना भी जरूरी है कि जो लोग इस 15,000 की सीमा से भी अधिक यानी अपने वास्तविक वेतन एक्चुअल सैलरी पर अंशदान देना चाहते हैं, उनके लिए उच्चतर वेतन आधारित विकल्प और अतिरिक्त योगदान के नियम भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद लागू हुए हैं। इनकी स्पष्टता और जानकारी आपको अपने यूएएन प्रोफाइल, अपनी कंपनी के एचआर विभाग या ईपीएफओ के हेल्प डेस्क से जरूर ले लेनी चाहिए। आज की रिपोर्ट का अंतिम निष्कर्ष तो आज की इस विस्तृत, गहन और लगभग 3,000 शब्दों की पड़ताल का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि भारत का ईपीएस 95 पेंशन भोगी इस वक्त 2 मोर्चों पर एक साथ खड़ा है और दोनों का लक्ष्य एक ही है, एक सम्मानजनक, सुरक्षित और स्थिर बुढ़ापा। एक ओर आपकी 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ते और मेडिकल सुविधा की वह मांग है जो अब अपने निर्णायक मोड़ पर अपनी अंतिम दहलीज पर खड़ी है। आपकी फाइल वित्त मंत्रालय की मेज पर है और उस पर गहन वित्तीय मंथन का अंतिम दौर जारी है। यह बढ़ोतरी एक झटके में मिलती है या 3 चरणों में, यह जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इतना तय है कि दिशा सकारात्मक है और आपके संघर्ष का दबाव बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर ईपीएफओ द्वारा पर्दे के पीछे लागू किए गए यह 5 बड़े संरचनात्मक सुधार हैं, यानी 60 महीने का औसत वेतन फॉर्मूला, जल्दी पेंशन का विकल्प, 100% ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया, यूएन से ऑटोमेटिक पोर्टेबिलिटी और वेतन सीमा का 15,000 तक बढ़ना। यह सब मिलकर आपके रिटायरमेंट के अनुभव को पहले से कहीं ज्यादा तेज, स्थिर, पारदर्शी और व्यवहारिक बना रहे हैं।
हमने आज की इस विशेष रिपोर्ट में नीतिगत गलियारों में घूमती उस फाइल के ट्रैक से लेकर आपके पेंशन खाते पर लागू होने वाले इन 5 नए नियमों तक सब कुछ एक ही जगह पर सरल, स्पष्ट और तथ्यपरक ढंग से रखने का प्रयास किया है। हमारा मकसद एक ही है कि आप, देश के वरिष्ठ नागरिक, अपने अधिकारों को लेकर पूरी तरह से जागरूक और सशक्त रह सकें। यदि आपको हमारी यह जानकारी और यह गहन विश्लेषण उपयोगी लगा हो, यदि आपको लगा हो कि हमने आपके मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में उठाया है, तो हमारी इस आवाज को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने सहकर्मियों, अपने मित्रों और हर उस EPS 95 पेंशनर तक पहुंचाइए जिन्हें इन सूचनाओं की सख्त जरूरत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके उस बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि EPS 95 और आपके रिटायरमेंट से जुड़ी हर प्रामाणिक, हर सच्ची और हर जरूरी अपडेट बिना किसी लाग लपेट के सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपके खाते में इन नए नियमों के तहत क्या बदलाव दिखे हैं? पेंशन बढ़ोतरी पर आपकी क्या राय है? क्या यह 3 चरणों में लागू होनी चाहिए या एक मुश्त? अपने अनुभव और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें। आपका यह जमीनी फीडबैक नीति निर्माताओं तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। जैसे ही पेंशन बढ़ोतरी पर वित्त मंत्रालय से कोई भी पुख्ता सूचना हमें मिलती है, हम एक बार फिर इसी ऊर्जा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।